गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम सर्कुलर मोशन के एडवांस लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं और ऐसे सर्कुलर मोशन ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद ये इसकी सिर्फ प्रॉब्लम्स पे आज देख लेते हैं। अगली क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अ पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल स्पीड u इनसाइड ए स्मूथ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 1 मीटर, और पूछा है it is placed at the bottom of the shell, means particle is at the bottom of the shell such that it is just able to complete the circle. Acceleration of the particle when the velocity is vertical. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। वो ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल स्पीड u, किसके अंदर? तो एक शेल के अंदर। तो मान लो कि ये शेल है। शेल का मतलब समझ में आता है? शेल मतलब खाली बॉल, हॉलो, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर इज शेल, ठीक है। तो शेल मतलब क्या होता है? हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के अंदर, खोखली बॉल के अंदर एक पार्टिकल है। कहाँ पे? बॉटम में। तो ये पार्टिकल मान लो कि इस तरीके से अपन एक्सिस बना दें। तो ये एक्सिस है, ये मैंने एक्सिस बना दी। और पार्टिकल जो सिचुएटेड है वो अपना कहाँ पे है? तो पार्टिकल सिचुएटेड है एट द बॉटम, यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक। तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे मैंने बनाया, इसको एक स्पीड दी गई, और वो स्पीड कितनी दी गई? u, ठीक है। और इस डायरेक्शन में दी गई। तो इस डायरेक्शन में इसको मान ले कि अपन ने u स्पीड दे दी, ठीक। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इनिशियल स्पीड u इनसाइड ए स्मूथ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 1 मीटर। ये जो लिया है ये r इज इक्वल टू 1 मीटर इसकी रेडियस है। प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द शेल सच दैट इट इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कल, जिससे वो सर्कल जस्ट कंप्लीट कर ले। अब उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन बताना है कब? व्हेन द वेलोसिटी इज वर्टिकल, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, यदि ये यहाँ पे वर्टिकल ऐसे गोल घूम गया और इसने सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ 5gr, ठीक है। तो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 की जगह 5 लिखा, जी की जगह मैंने जी लिखा, और रेडियस को मैंने 1 ले लिया। एक्चुअली इसलिए ऐसा किया क्योंकि आंसर्स जी में है सारे, ठीक है, इसलिए मैं जी की वैल्यू नहीं डाल रहा। तो वेलोसिटी जो उसको दी गई वो कितनी है? √5g है, ठीक। ये वेलोसिटी आ गई। अब जब वेलोसिटी वर्टिकल हो जाए, तो वेलोसिटी वर्टिकल कब होगी? तो वेलोसिटी वर्टिकल कब होगी? तो यहाँ पे होगी वेलोसिटी वर्टिकल। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी वर्टिकल कब होगी? जब वो इससे यूं टच होते हुए निकल जाएगा ऐसे, तो दिस इज द वेलोसिटी विच इज वर्टिकल। तो ऐसे समय पे जब वेलोसिटी वर्टिकल होती है इस पी पॉइंट पे, तो उस समय पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? तो अंडर रूट ऑफ 3gr हो जाती है उस समय पे वेलोसिटी, ठीक है। तो अंडर रूट 3gr हो जाती है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू जी इंटू आर की जगह 1 डाला। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 3g आ गई। इसका मतलब इस समय पे वेलोसिटी अंडर रूट 3g आई पी पॉइंट पे, जिस पे उसने क्वेश्चन पूछा है। अब वो ये बोल रहा है कि इस जगह पर ये बताओ कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इस जगह पे एक्सेलरेशन बताओ कितना है? तो इस जगह पे एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल, जो कि अंदर की तरफ लगेगा, ए सेंट्रीपिटल। लेकिन इस जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो होगा, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और जब वो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन बताओ, इसका मतलब वो दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहा होगा। दोनों का रिजल्टेंट पूछ रहा होगा तो दिस विल बी द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब पहले तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी के टर्म्स में है ही, और उसके बाद तुम्हें ये एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू होता है v²/r, जहाँ पे v उस जगह पे कितनी है? अंडर रूट 3g, और उसका स्क्वायर, और रेडियस 1 मीटर है। इसका मतलब स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3g आ गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3g है उस जगह पे। कौन सा एक्सेलरेशन है भाई? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के बाद दूसरा कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल विच इज इक्वल टू जी, वो नीचे की तरफ लगा हुआ है जी। तो ये वाला कौन सा आ गया भाई?
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब दोनों होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये नेट निकालते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वेक्टर फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। तो इससे मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए टेंजेंशियल इज जी, तो यहाँ पर डालेंगे जी का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू 3g, तो यहाँ पे डालेंगे हम 3g का स्क्वायर। तो कुल मिला के हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9g स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 10g स्क्वायर, इसका मतलब g√10, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, g√10। इतना इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, क्लियर हुई बात, इतना एक्सेलरेशन होगा। तो इसका आंसर आएगा g√10। ये यहाँ पे रूट छपने भले छूट गए हैं, सब में जी रह गया है, केवल रूट लिखना बचा है, तो उसकी जगह g√10 आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो है इसके अंदर यहाँ पे g√10 है, यहाँ पे g√2 है, यहाँ पे g√3 है और ये g है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा g√10। क्लियर हुआ है, तो लिख लिए, नोट कर लीजिए इसको, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, दिस इज द आंसर g√10। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखें, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट अ सर्टेन मोमेंट आर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j एंड p is equal to 8i minus 6j kg meter per second. The motion of the particle is uniform circular, accelerated circular, deaccelerated circular. We cannot say anything with acceleration and momentum only. P is momentum. तो उसने एक्सेलरेशन दे रखा, मोमेंटम दे रखा, पूछ रहा है कि किस टाइप का सर्कुलर मोशन है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है क्या, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेट हो रहा है क्या, जैसे पंखे का नंबर बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो तो एक्सेलरेट हो रहा है क्या, कि पंखा ऑफ कर दो तो रिटार्डेड हो रहा है क्या, धीरे होता जा रहा है क्या, कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो कह तो सकते हैं अपन, कैसे कह सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसके पीछे। देखिए पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी समझा दूं इसके अंदर, उसके बाद जो है आप खुद ही कर पाओगे क्वेश्चन को। थ्योरी ये है कि जब अपन ऐसा बोल रहे हैं कि, यहाँ पे समझा देता हूँ, मान लो कि ये सर्कुलर मोशन ऐसा है। अब सर्कुलर मोशन ऐसा है तो इसके अंदर हमने खींचा, एक लाइन ये खींची और ये बोल दिया कि इस जगह पर टेंजेंट डालोगे तो तुम्हें मिलेगा एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का वेक्टर इसी जगह पे है, और तथा इसी जगह पे वेलोसिटी टेंजेंशियल का वेक्टर भी है। इसका मतलब इसी जगह पर मोमेंटम का भी वेक्टर है, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब ये जो एरो है, ये एरो, ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल का डायरेक्शन भी दिखाता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल भी दिखाता है, और मोमेंटम का भी दिखाता है, क्योंकि मोमेंटम टेंजेंशियल वेलोसिटी से ही आता है, तो ये तीनों का डायरेक्शन दिखाता है। ठीक, अब इधर साइड जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगता ही है। ठीक, अब देखें दो तरीके के सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में दो हो सकते हैं, एक्सेलरेटेड और दूसरा क्या हो सकता है, रिटार्डेटेड। अब एक्सेलरेटेड और रिटार्डेटेड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में क्या होगा कि एक जैसी स्पीड से चलता रहेगा, तो यूनिफॉर्म में इसके पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ही होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता ही नहीं। परंतु अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं भी होता तो भी उस केस में वेलोसिटी टेंजेंशियल और मोमेंटम टेंजेंशियल तो होगा ना, क्योंकि ये तो दोनों हैं ही। ठीक है, ये भले ही ना हो इस केस में। और एक्सेलरेटेड होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये होगा, और रिटार्डेड होगा तो ये उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो अब तीन केसेस बन गए। पहला कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो तीनों केसेस को एक बार और सामने समझा देता हूँ। एक, दो, तीन, तीन केसेस। पहला वाला
यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर जगह पर ये हुई वेलोसिटी टेंजेंशियल, और इधर साइड क्या हुआ, सेंट्रीपीटल एसलरेशन। एसलरेशन सेंट्रीपीटल, दूसरा कुछ है ही नहीं। इस वाले में क्या हुआ कि वेलोसिटी टेंजेंशियल तो हुई, ये वेलोसिटी टेंजेंशियल तो हुई, और साथ में सेंट्रीपीटल एसलरेशन भी हुआ, और साथ में टेंजेंशियल एसलरेशन भी हुआ अगर ये एसलरेटेड है तो एसलरेटेड मोशन में क्या होता है कि हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल एसलरेशन होता है। और अगर ये रिटार्डेटेड होगा तो वेलोसिटी आगे आगे भागेगी और उसको पीछे की तरफ खींचने वाला एक मिल जाएगा। वेलोसिटी किधर भागेगी भाई, आगे, और पीछे की तरफ खींचने वाला उसको कौन मिल जाएगा, एक एसलरेशन मिल जाएगा। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एसलरेशन लगे और वेलोसिटी इधर लगे तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, रिटार्डेटेड मोशन। इस केस में सेंट्रीपिटल एसलरेशन तो अंदर ही लगेगा, उसका कुछ होता नहीं क्योंकि तीनों केसेस में लगता है वो तो, ठीक। तो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 और दिस इज केस 3। अब इसमें यहाँ पे देखो कि अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी और टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एसलरेशन के बीच में एंगल कितना है, तो इसके अंदर 90 डिग्री आता है। इसका मतलब राइट एंगल होता है। राइट एंगल किस किस के बीच में, वेलोसिटी टेंजेंशियल एंड एसलरेशन के बीच में। अब एसलरेशन का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे जब एसलरेशन एक ही है तो एसलरेशन का मतलब क्या हुआ, एसलरेशन और टेंजेंशियल की, सॉरी सेंट्रीपिटल की बात कर रहा। जब एक ही है तो सेंट्रीपिटल ही है, तो यहाँ पे एसलरेशन सेंट्रीपिटल बोलो या सिर्फ एसलरेशन बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो इस केस में थीटा कितना आता है, 90 डिग्री आता है। अब जब यहाँ पे अपन बोलेंगे कि इस जगह पे टेंजेंशियल एसलरेशन है और सेंट्रीपिटल भी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एसलरेशन यहाँ कहीं पे होगा। तो दिस इज द एसलरेशन। अब एसलरेशन और वेलोसिटी के बीच की बात करें तो एंगल छोटा हो गया 90 डिग्री से, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल एंड एसलरेशन के बीच में, एसलरेशन का मतलब यहाँ पे नेट एसलरेशन है, और नेट एसलरेशन अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर ही है। तो वेलोसिटी टेंजेंशियल और एसलरेशन के बीच में थीटा लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री से कम बन रहा है केस 2 में। केस 3 में बात करें तो ये वाला एसलरेशन टेंजेंशियल इधर है और एसलरेशन सेंट्रीपिटल इधर है। इसका मतलब इसका जब तुम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये बनेगा, ये जब बनेगा तो इसका जो टेंजेंशियल एसलरेशन और सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट है नेट एसलरेशन है वो इधर आ जाएगा। तो इट विल बी ना नेट एसलरेशन, नेट बोल दो या सिर्फ एसलरेशन बोल दो। तो उस केस में इसके और इसके बीच का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये थीटा जो कि यहाँ एक्यूट हो गया था और यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री था। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी टेंजेंशियल एंड एसलरेशन के बीच में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया। इस यहाँ पर एसलरेशन जो बोल रहा है उसका मतलब उसका है नेट एसलरेशन से, और विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। और यहाँ पे जो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, थीटा कैसा है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे थीटा एक्यूट है, यहाँ पे थीटा कैसा है, राइट एंगल है। तो अगर अपने पास थीटा है तो हम बता पाएंगे ना कि किस तरीके का मोशन है, तो हम इस थीटा से जज कर लेंगे कि किस तरीके का मोशन है। तो केस 1, केस 2, केस 3, इन तीनों में हम थीटा से जज कर लेंगे। तो अब थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या उसने जानकारी दे रखी है, तो उसने क्या क्या जानकारी दे रखी है, तो देखो उसने बोल रखा है कि एसलरेशन हमारे पास है और ये एसलरेशन नेट एसलरेशन ही है, और मोमेंटम है। अब मोमेंटम बोलो या वेलोसिटी बोलो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके बीच में और इसके बीच में एंगल निकाल लेते हैं। यदि हमारा एंगल 90 डिग्री आ गया तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। हमारा एंगल यदि 45 डिग्री या 90 से कम आ गया तो एसलरेटेड होगा, और अगर ये 90 से ज़्यादा आ गया तो उस वाले केस में डी एसलरेटेड होगा। अब सवाल ये होता है कि इनके बीच में एंगल निकालोगे कैसे, तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए यही फॉर्मूला होता है पूरी फिजिक्स में। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर यानी कितना 4i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट ऑफ 8i माइनस 6j
अपॉन मॉडुलस ऑफ ए यानी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अब इसके आगे का सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ। तो इससे मुझे मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू, आई में आई का होता है तो 8 4 ज़ा 32 माइनस 18 अपॉन ये 3 4 का 5 होगा और 6 8 का 10 होता है। ठीक है, तो इससे मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 18 माइनस करो इसमें से 14 बचे और नीचे आया 50। इसका मतलब इट इज़ 28 डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब 0.28 आ रहा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0.28 आ रही है। अब ये बताओ कि कॉस थीटा की वैल्यू 0.28 आ रही है तो ये कितने डिग्री है, तो उसके लिए एक अंदाज लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 0.5, हाफ होता है। ठीक है, कॉस ऑफ 0 से स्टार्ट करो, कॉस 0 1 होता है। कॉस ऑफ 30 डिग्री इज √3/2, √3 होता है 1.732। ठीक है, पूरा मैं एक बार लिख देता हूँ साफ सुथरा ताकि आपको याद रहे। थोड़ी सी जगह मुझे एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे, तो इधर लाइन खींचनी पड़ेगी। देखो कॉस 0 से स्टार्ट करो, कॉस 0 इज़ 1, फिर उसके बाद कॉस 37 डिग्री तुम्हें याद हो, 37 डिग्री 4/5 होता है 0.8। फिर उसके बाद कॉस ऑफ 30 डिग्री पहले आएगा, सॉरी 30 डिग्री पहले ले लो। चलो 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, √3 1.7 होता है, 1.7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कि 0.8 के आसपास 0.87 ऐसा कुछ होता। ठीक है, तो इट इज़ 0.87, इसीलिए मेरे को जगह चाहिए थी, या जगह ये और भी कम पड़ रही है। चलो मैं 37 से ही कर देता हूँ। कॉस 37, कॉस 37 इज़ 4/5, 4/5 का मतलब 0.8। फिर मैंने ले लिया कॉस 45, 1/√2, 1/√2 होता 0.707, याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस 53, कॉस 53 3/5, 3/5 का मतलब 0.6। फिर उसके बाद कॉस 60, कॉस 60 इज हाफ, हाफ का मतलब 0.5। फिर उसके बाद कॉस 90, कॉस 90 का मतलब 0। ठीक, अब तुम देखो 0.28 कहाँ आ रहा, 0.28 कहाँ आ रहा है, तो सीधी बात है 0.28 जो आएगा वो आएगा यहाँ पे कहीं पे। तो आएगा तो 0 और 90 के बीच में ही ना, क्योंकि कॉस 90 के बाद वो क्वाड्रेंट बदलता है। कॉस क्या करता है, 90 के बाद क्वाड्रेंट बदलता है। तो ये हो गया 0 से 90, फिर उसके बाद 180। अब जब हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब 0 से 90 के बीच है, और अगर हमारा आंसर निगेटिव में आता तो उस वाले केस में हम बोल देते कि ये एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का। निगेटिव में अगर आंसर आ रहा होता, तो इस वाले केस में जो है वो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है। ठीक है, लेस देन 90, और 90 डिग्री से कम है तो फिर अपना ने कौन सा कंसेप्ट बनाया है, 90 डिग्री से यदि कम आएगा तो एक्यूट एंगल होगा, तो ये एसेलरेटेड मोशन होगा। तो इस वाले केस में इसका मोशन कैसा होगा, एसेलरेटेड सर्कुलर मोशन होगा। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, बी वाला। क्लियर हुई ये बात? चलिए नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें इसको, फिर नीचे लूँगा मैं। चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, और नीचे ले रहा हूँ। हाँ, अब पॉज का बटन दबा के आराम से नोट कर लें, तीनों केसेस याद रखेंगे अगली बार। देखिए यहाँ पे, स्टोन इज हैंगिंग फ्रॉम ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 15 मीटर। ये ऐसे, ये स्टोन है, नीचे मासलेस स्ट्रिंग है। इट इज़ गिवन ए हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 147, यानी जमीन से 147 यू में मारा, तो पार्टिकल कहीं पे ऐसा पहुंचा, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए पॉइंट वेयर द टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे जो टेंशन है उसके वेट के बराबर हो गई। तो ऐसी जगह पर उसने पूछा है कि उस जगह पे स्पीड क्या होगी उसकी। ठीक है, टेंशन किसके बराबर हो गई, वेट के बराबर हो गई। थोड़ा टफ है क्वेश्चन, देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें इसको कि क्या बोल रहा है वो। तो ये सर्कुलर एक डायग्राम बनाया अपन ने, इसके अंदर ये ऐसी जगह मान लो कि ये ऐसा, और किसी जगह पे जहाँ वो बात कर रहा है वो कोई यहाँ है। ठीक है, अब
ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ से धक्का दिया, स्पीड दी, तो जब यहाँ से स्पीड दी तो उसको जो स्पीड दी है वो कितनी दी है, तो सपोज u दे रखी है, इट इज़ 147 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड दी तुमने उसको। जब ये स्पीड दी तो ये जो पार्टिकल है ये उठ के यहाँ पहुँच गया। यहाँ जब ये पार्टिकल पहुँच गया तो उसने उस समय मान लो कि एंगल बना लिया थीटा। अब जब एंगल बना लिया थीटा तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे टेंशन टी है, नीचे की तरफ जो लगेगा वो mg लगेगा, mg। और इसी को मैं अगर आगे बढ़ा दूँ यहाँ पे तो ये वाला थीटा होगा, तो mg का एक कॉस कंपोनेंट इधर लगेगा, mg कॉस थीटा। और इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा mv स्क्वायर बार। तो ये टेंशन वाला जो फॉर्मूला है टेंशन, उसको अपन लिख सकते हैं mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ये इक्वेशन बनाई, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टेंशन। ठीक, अब जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो हमको पता है कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक l होती है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये भी l होता है, तो ये वाला हिस्सा l cos थीटा होता है। और अगर ये l cos थीटा होता है तो इसके बचा हुआ जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है वो l माइनस l cos थीटा होती है। ये अपन पहले कई बार कर चुके हैं, बार बार मैं समझा नहीं पाऊंगा इसको, ठीक है। तो l माइनस l cos थीटा होता है। कहाँ से कहाँ तक की हाइट है ये, इसकी ज़मीन से हाइट है, ये वाली हाइट, ठीक है। तो इट इज़ द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन। अब क्वेश्चन उसने ये बोला है कि जब यहाँ से फेंका तो जब टेंशन हो गई किसके बराबर, mg के बराबर, तो बताओ उस समय पे वेलोसिटी क्या हुई होगी, यानी वेलोसिटी पूछी है उस जगह पे। तो उस जगह वेलोसिटी के लिए अगर मान लो कि मैं टेंशन की जगह mg रख भी दूँ यहाँ पे, तो भी मेरा थीटा अननोन है, तो थीटा बिना थीटा निकाले थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन अकेली काम नहीं करेगी, एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो दूसरी इक्वेशन लाने के लिए मैंने क्या किया कि ए पॉइंट पे और पी पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम हमेशा लगा सकते हैं। किस पे लगाया हमने, ए पे और पी पे। तो ए पे तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लिख दी, हाफ एम यू स्क्वायर। मान लो कि इस जगह पे यू वेलोसिटी, जब वो यहाँ पहुँचा तो उसके पास एनर्जी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी, और हाइट उसकी जगह है एल 1 माइनस कॉस थीटा। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और m कैंसिल आउट कर दो इसका। तो ये m इस m और इस m से कैंसिल, क्योंकि कॉमन निकल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, और पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को यदि अपन सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन कौन कौन सी ली है अपन ने, ये वाली सेकंड इक्वेशन हमारे काम की है जो एनर्जी कंजर्वेशन से आई है, और पहली वाली जो है फोर्स इक्वेशन से आई है। तो दो ही तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, फोर्स से बन सकती है, एनर्जी से बन सकती है, इसमें इसने दोनों पूछ लिए। और इसके अंदर अब अपने को टेंशन बराबर mg भी पुट करना है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या दे रखा उसने, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 15 मीटर्स, यानी यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, ये भी अपने को पता पड़ गया ना, एल दे रखा, और स्पीड दे रखी है, बाकी कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलिए अब अपन इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं। सबसे पहले 1, तो t की जगह मैं mg डालूंगा, t इज इक्वल टू mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, आर इज द रेडियस, दैट इज द लेंथ। अब ये t की जगह मैंने क्या डाला, mg डाला, mg डाला, तो यहाँ पे mg इज इक्वल टू mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन लेंथ, ये लेंथ ले ली, ये m और ये m कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। g की जगह मैंने डाला 10 विच इज़ इक्वल टू 10 कॉस थीटा, थीटा मुझे पता नहीं है, प्लस वेलोसिटी स्क्वायर, ये वेलोसिटी ही निकालनी है, यही वाली वेलोसिटी निकालनी है, अपॉन लेंथ, लेंथ उसकी है 15 मीटर, ये 15 मीटर यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाता है 150 विच इज़ इक्वल टू 150 कॉस थीटा प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, ताकि थोड़ी स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन दिखे, सीधी सीधी दिखे मतलब, ठीक। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको अभी मेरे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसको मेरे को इक्वेशन नंबर ए करके छोड़ना है। अब इसी के साइड में मेरे को इक्वेशन बी बना लेनी है। इक्वेशन बी जब बनानी है तो वो किसकी सहायता से, 2 की सहायता से बनानी है। तो वो क्या है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। अपन वैल्यू डाल सकते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि इसने यहाँ पे दे रखी 147 है, तो ये हो जाएगा 147 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर निकालना ही है,
प्लस 2 जी की जगह 10, लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 15 मीटर, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 147 का स्क्वायर, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर प्लस 15 टू ज़ा 30 इंटू 0 इज 300 और ब्रैकेट में आया 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन कौन सी आ गई, बी आ गई। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं कि ये इक्वेशन बी को लिख के इसको लिख देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर बी है। अब तुम्हें बेसिकली क्या वी निकालना है ना, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखो सबसे पहले 150 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 150, दिस इज कॉस थीटा। आई बात समझ में, 150 माइनस वी स्क्वायर और ये अपॉन में 150, इट इज कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा की वैल्यू उठा के मेरे को यहाँ रखनी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 147 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 300, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा इज 150 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 150 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इससे मिलेगा 147 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 300 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 300 माइनस 300 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 150 से कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 150 माइनस वी स्क्वायर। ठीक, इससे मिलेगा 147 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 300, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 300 प्लस 2v स्क्वायर, 300 से 300 कैंसिल होगा, तो 147 इंटू 147 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज 3v स्क्वायर। इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 147 इंटू 147 डिवाइडेड बाय 3। ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना हो रहा है 3 4 3 12 बचे 27, 9 टाइम्स इंटू 147। ठीक है, तो इसको ये तो 7 रूट निकल आएगा इसका, और 147 किसी का रूट है क्या ऑलरेडी, तो वो दोनों का मिला के रूट निकल आएगा। तो देख लो किसका रूट है, 147 किसी का रूट होता है क्या। तो इसका आंसर्स देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं, 10 7 12 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो क्या किया है और वो देख लो कि किसी का रूट हो रहा है क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि शुरुआत में रूट 147 स्पीड दी है, मैंने 147 ले लिया उसको, तो यहाँ पे एक रूट चेंज करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे देखें इस जगह पर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर रूट 147 है, तो रूट 147 के हिसाब से यहाँ पे लगाना है रूट। तो 147 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे अपने को रूट लेना पड़ेगा। आई बात समझ में, 147 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे रूट लेना पड़ेगा। तो देखें कहाँ पे 147 आ रहा है, तो 147 एक बार आया था, यहाँ पे तो कहीं नहीं आया, यहाँ आया है, तो यहाँ पे रूट लगाते जाओ इसके आगे, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो मैं ये रूट ले लो, ये भी रूट ले लो, ये भी रूट ले लो, ये भी रूट है, फिर ये रूट है, तो अब की बार ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक 147 नहीं आएगा इसका। ठीक है, एक 147 नहीं आएगा, ये हटाना है, ये वाला भी हटाना है। अब जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 149 ही बचेगा, तो सिर्फ 49 बचेगा, तो फिर वेलोसिटी विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। एक रूट हट गया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक, तो ये क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन किया हमने। दिस विल बी द आंसर, वेलोसिटी इक्वल टू रूट सिर्फ 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, और नीचे ले रहा हूँ, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। क्लियर हुआ है क्वेश्चन आपको कैसे किया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शोन हियर देयर आर velocities and acceleration vector for an object in several different types of motion. In which case is the object slowing down and turning to the right? इसका मतलब ये वेलोसिटी हैं और ये एक्सेलरेशंस हैं,
तुमको ये बताना है कि किस केस में एक तो वो राइट की तरफ मुड़ रहा है और दूसरा स्लो डाउन हो रहा है। दो बातें बतानी है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, चलते चलते स्लो भी हो रहा है और दूसरा और राइट की तरफ भी मुड़ रहा है। ऐसा नहीं बताना कि लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, किस केस में वो राइट की तरफ मुड़ रहा है और किस केस में वो स्लो हो रहा है, ये दोनों बातें बतानी। तो बड़ा ध्यान से सोच के बताएं। देखिए सबसे पहले पहला वाला देखें, वेलोसिटी इधर है, एसेलरेशन इधर है। इसका मतलब ये तो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन है और सेंट्रीपिटल एसेलरेशन जिधर होता है उधर ही सेंटर होता है, तो सेंटर इधर होगा। तो इसका मतलब ये यूं मुड़ रहा होगा इस तरफ, ठीक है। तो ये इस तरफ मुड़ रहा होगा, लेकिन ये स्लो डाउन नहीं हो रहा होगा क्योंकि एसेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट नहीं लग रहा। वेलोसिटी के अपोजिट कोई कंपोनेंट होगा तभी तो स्लो डाउन कर पाएगा ना उसको। तो अभी तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे केवल उसको टर्न दे सकता है, स्लो डाउन नहीं कर सकता एसेलरेशन इसको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार समझाता हूँ। हमने क्या बोला कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है। तो 100% इसका जो सर्कल होगा वो कैसा बन रहा होगा, तो इसका जो सर्कल बन रहा होगा वो, एक मिनट रुके, इसका जो सर्कल बन रहा होगा वो किस साइड बन रहा होगा, इस साइड बन रहा होगा। आ रही बात समझ में? इसका जो सर्कल है वो इस साइड बन रहा होगा, ये इसका कोई सेंटर होगा, ऐसा कोई सर्कल आ रहा होगा इस तरफ से। अब जब यूं करके सर्कल आ रहा होगा तो वेलोसिटी टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन इस तरफ है। एक्सेलरेशन जब 90 डिग्री पे होता है ना, तो उस समय वो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। किसका? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी, और अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो उस केस में उसके अंदर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर हो रही बात? वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अब ये वाले में देखें, तो ये वाले में देखें, अच्छा इस वाले में मुड़ किधर रहा है, तो राइट हैंड की तरफ ही मुड़ रहा है। राइट हैंड मेरा इस साइड है, लेफ्ट हैंड मेरा इस साइड है, तो मुड़ तो राइट हैंड की तरफ रहा है। तो एक बात सही है पर दूसरी बात गलत है, ठीक। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, इस वाले में इस एसेलरेशन के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट जब इधर करोगे तो ये होगा एसेलरेशन कॉस थीटा, अगर इसको मैं थीटा मान लूँ, और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा एसेलरेशन साइन थीटा। अब क्या होगा कि एसेलरेशन साइन थीटा नाम का जो कंपोनेंट है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और ये वेलोसिटी के पीछे लग जाएगा तो स्लो डाउन करेगा। तो ये स्लो डाउन तो होगा इस केस में, लेकिन मुड़ेगा किधर ये पता करना है। तो इसका सर्कल इस साइड आएगा जिस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इसका मतलब इसका सर्कल इस तरफ है, इस तरफ है। तो ये जब मुड़ेगा तो ये मुड़ना मतलब इसको इस तरफ है, लेकिन इस तरफ कौन सा है? लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड है तो ये स्लो डाउन हो रहा है पर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये तो कुछ तो भी है। इस वाले को देखें, इस वाले के अंदर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ है और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ है। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो है वो अपने को सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, और ये वेलोसिटी का टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, वो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब ये स्लो डाउन नहीं होगा, ये होगा फास्ट। इस केस में फास्ट होगा। ये इस केस में स्लो डाउन तो हो रहा है लेकिन ये मुड़ किधर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर एक इधर, तो ये तो मुड़ इधर रहा है और इस साइड तो लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये वाला देखें, ये वाले में एक्सेलरेशन को अगर मैं, ये तो 90 डिग्री पे एक्सेलरेशन है, 90 डिग्री पे एक्सेलरेशन है, तो इस केस में भी नहीं बन पाएगा। ये वाले में टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग राइट की जगह तो टर्निंग लेफ्ट हो रहा है, इस साइड मुड़ रहा है। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो राइट में मुड़ना है, एक मिनट जरा और सोचना पड़ेगा इसको। एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर कहाँ है पे डिपेंड करता है। एक्चुअली मैं मेरी तरफ से देख रहा हूँ, मेरी तरफ से नहीं देखना, सर्कल के सेंटर पे खड़े होके देखो, सर्कल के सेंटर पे खड़े होके देखो यहाँ पे। तो तुम्हारा जो जिस तरफ ये मुड़ रहा है ना उस तरफ राइट हैंड आएगा, ये हमारी तरफ से देख लिया हमने। तुम सर्कल के सेंटर पे खड़े होके देखो, सोचो उसको सर्कल के सेंटर पे, क्योंकि जब कुछ दिया नहीं है तो सर्कल के सेंटर पे ही मानेंगे हर चीज़। तो सर्कल के सेंटर पे तुम यहाँ पे खड़े होके देखो, इस जगह पर, इस जगह पे जब तुम खड़े होके देखोगे तो उस केस में ये वाला तुम्हारा राइट हैंड ही होगा, क्योंकि तुम ऐसे होगे उस समय। तो ये तुम्हारा राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा, ये हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, इससे नहीं देखना, ठीक है। तो इस वाले केस में ये वाला ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। ये समझ में आया? ऑब्जर्वर एट सेंटर, ऐसा मान के सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्वर एट सेंटर, क्योंकि जब दिया नहीं रहता तो ऑब्जर्वर सेंटर पे ही माना जाएगा, ठीक है। हमने हमारी तरफ से सॉल्व कर लिया,
उस केस में सेंटर पे रखे हुए ऑब्जर्वर के रूप में सॉल्व करिए उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नया क्वेश्चन आ गया। ABCD इज ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फिक्स प्लेन, ये प्लेन है, ऑन विच मास ऑफ 0.1 kg इज मूविंग, ये 0.1 kg का मास इधर मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, इट इज कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू ए स्मूथ होल, ये स्मूथ होल से एक आइडियल स्ट्रिंग पास हो रही है, एंड कनेक्ट्स मास m2 1/√2 kg, इसका मास 1/√2 kg है, और ये नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना के घूम रहा है इधर साइड, उसकी रेडियस भी 1 मीटर है ना, इसकी रेडियस भी 1 मीटर है, ऊपर वाले की भी रेडियस 1 मीटर, ऊपर वाला गत्ते पे घूम रहा है यानी कि किसी फ्लैट सरफेस पे घूम रहा है, और नीचे वाला कोनिकल पेंडुलम बना के घूम रहा है। तो उसने पूछा है कि ये बताओ कि नीचे वाले की स्पीड, द स्पीड ऑफ m1 इज, ऊपर वाले की स्पीड क्या है, m2 ऑल्सो मूव्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए स्पीड, यानी m2 की स्पीड दे रखी है हमको √10, इसकी अगर √10 स्पीड है तो इस वाले की स्पीड पूछिए कितनी है। ठीक है, अब देखो दो तरह के क्वेश्चन कंबाइन कर दिए, एक तो कोनिकल पेंडुलम का कर दिया और एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का कर दिया। तो अब करते हैं इसको, देखो कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो पहले ऊपर वाले सर्कल की मैं बात करूं तो ऊपर वाले सर्कल पर इधर साइड फोर्स लगेगा m1 वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन उसकी रेडियस, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की है, और इस साइड लगेगा टेंशन T। तो टेंशन T जो है वो हो जाएगा m1 v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। ये समझ में आई बात, ये ऊपर वाले के लिए अपन ने बना ली। ठीक है, ऊपर वाले के लिए बना ली। अब ऊपर वाले के लिए इक्वेशन जो बनी है हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए बनी है। इसके अंदर फिर से एक बार देख लें, इधर साइड सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर साइड टेंशन, तो टेंशन इक्वल टू mv स्क्वायर बार आर, बस मास की जगह मैंने m1 रख दिया, रेडियस तो दोनों की आर है, इसकी भी आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस आ रही है। ठीक है, अब जब अपन इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर नीचे की तरफ लगेगा m2g, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसका इधर साइड लगेगा, वो होगा m2v स्क्वायर अपॉन r, लेकिन इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है। तो ऊपर वाले की वेलोसिटी को मेरे को 1 करना पड़ेगा और नीचे वाले की वेलोसिटी को मेरे को 2 करना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस सेम है लेकिन वेलोसिटीज डिफरेंट है। अब क्या होगा कि ये वाला इधर लगेगा, ये वाला इधर लगेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इस साइड आएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा उसी के बराबर टेंशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें टेंशन भी तो लगने वाला है यहाँ से, तो ये इसका टेंशन T हो जाएगा। तो अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम क्या बोलो, T cos थीटा इधर लगेगा, T sin थीटा इधर लगेगा, T sin थीटा इससे बैलेंस, T cos थीटा इससे बैलेंस, फिर अपन उसको स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं, तो ये इसके और इसके बराबर आ जाता है। तो बेसिकली टेंशन जो आएगी वो आएगी √m2v2 स्क्वायर अपॉन r mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस m2g का होल स्क्वायर, ये टेंशन आएगी इस केस में। ठीक है, तो पहले केस में टेंशन आ गई, दूसरे केस में टेंशन आ गई, ये अपन ने निकाल लिया, ये कोनिकल पेंडुलम की टेंशन है। कैसे आई, कोई भी ax इधर हो और ay इधर हो तो √a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट निकालोगे तो यूं आ जाएगा, और यूं ही टेंशन के अपोजिट है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये टेंशन और ये टेंशन क्या बराबर होगी, तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि धागा वही है और थ्रेड में टेंशन बदलती नहीं, तो जो टेंशन 1 में आ रही है वही टेंशन 2 में आएगी। तो टेंशंस आर सेम, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, बिकॉज स्ट्रिंग इज सेम। स्ट्रिंग अगर सेम है तो टेंशन सेम होगी, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो तो इससे मिलेगा तुमको m1v स्क्वायर अपॉन r m1v1 स्क्वायर अपॉन r, इट इज इक्वल टू, दूसरे की टेंशन है, रूट ऑफ m2v2 स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, क्या है m2v2 स्क्वायर और अपॉन r mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस m2g का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना, ताकि एक तरफ से रूट हट जाए। तो ये क्या बचेगा, m1 स्क्वायर v1 की पावर 4 अपॉन r स्क्वायर विच इज इक्वल टू m2 स्क्वायर, ये रूट तो हट गया लेकिन अंदर का स्क्वायर रह गया, तो m2 स्क्वायर v2 की पावर 4
अपॉन आर स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर जी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब वैल्यूज डालनी रह गई है, तो m1 की वैल्यू क्या है? m1 0.1 kg। m1 क्या है? 0.1 kg। m2 की वैल्यू क्या है? तो m2 इज़ 1/√2 kg। और नीचे वाले की स्पीड है, m2 की स्पीड जो है वो है √10, यानी कि v2 की स्पीड है √10 मीटर पर सेकेंड। v1 की स्पीड उसने हमसे पूछी है, और रेडियस जो है वो है 1 मीटर। इतना डेटा अपने पास अवेलेबल है, ये डेटा अपने को अंदर डालना है इसके अंदर, इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, तो m1 इक्वल टू 0.1 kg यहाँ पे डाल देते हैं। तो m1 इक्वल टू 0.1 kg स्क्वायर इंटू वी वन तो हमें निकालना ही है, तो v1 की पावर 4 अपॉन रेडियस 1 मीटर है, दोनों ही केसेस में रेडियस 1 मीटर है, v1 निकालना है। और m2 की वैल्यू है 1/√2 kg, तो 1/√2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2। वेलोसिटी 2 की पावर 4, वेलोसिटी 2 है √10, √10 की पावर 4 यहाँ लिखनी है, यहाँ पे √10 डालना है, तो √10 की पावर 4 हो जाएगी 100। अरे √10 का 4 बार मल्टीप्लाई कर देना ना, ये 10 ये 10 100 हो गया। अपॉन में रेडियस तो 1 मीटर ही है, प्लस m2 मास ऑफ 2 इज 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/2 हो गया, इंटू जी का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा? 0.1 का स्क्वायर इंटू v1 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये 50-50 100 हो गया, तो v1 की पावर 4 इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.1 इंटू 0.1। तो इससे तुम्हें मिलेगा v1 की पावर 4 बराबर 100, ये पॉइंट हटेगा, 10 ऊपर जाएगा, फिर एक और 10 आएगा, तो v1 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ या पावर 4 ही ले लूँ तो सीधा 10 आता है, तो इसका आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशंस हैं, बाकी तो कंसेप्ट अपने को समझ में आ ही गए थे। टेंशन सेम होगा इस वाले वायर में और इस वाले वायर में, टेंशन सेम होगा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, नीचे ले रहा हूं मैं। नीचे ले रहा हूं, नोट कर लें, पॉज दबा दें, और नीचे ले रहा हूं मैं। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर, देन द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सरल है क्वेश्चन, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में है तो मान लो कि ये पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, ठीक। अब क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है उसका दो तरीके के एक्सेलरेशंस होते हैं, ठीक है। तो एक एक्सेलरेशन हमने जो बनाया वो हम यहाँ बना देंगे ऐसा, और मान लो इस पॉइंट पे है, तो दूसरा जो एक्सेलरेशन है वो होगा सेंट्रीपिटल, तो ये टेंजेंशियल मान लो यहाँ है पार्टिकल, तो ऐसा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ बन जाएगा, इट इज़ ए टेंजेंशियल, ये हो गया ए सेंट्रीपिटल। अब इन दोनों का क्या होता है? एक रिजल्टेंट आता, वो रिजल्टेंट इनका बीच में से आता है ऐसे, तो इसी को अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, यही एक्सेलरेशन है। तो बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स एक्सेलरेशन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर भी इसी दिशा में आता है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। तो उसने पूछा है कि रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब क्या करो कि वो ट्रायंगल जो बना है ना उसको अलग से बना लो यहाँ पे, तो ये ट्रायंगल ऐसा कुछ बन रहा है, दिख रहा है वो, ये वाला ट्रायंगल। अब ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 30 डिग्री है, टेंजेंशियल को अपन यहाँ लिख सकते हैं टेंजेंशियल, और ये वाला जो है ये एक्सेलरेशन है, और इसी को अपन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी भी इधर ही है, ए टेंजेंशियल भी इधर ही है, और ए सेंट्रीपिटल जो यहाँ पे इस साइड है, ये सेंट्रीपिटल, इसको इधर बना सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स एक ही जैसे होते हैं, तो ये सेंट्रीपिटल इधर बना सकते हैं। तो ये वाला वेलोसिटी वेक्टर को दिखाएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दिखाएगा, ये नेट एक्सेलरेशन को दिखाएगा। अब उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन का इस एक्सेलरेशन के साथ हमको रेशो निकालना है। तो हमें ये पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर अगर अपन 30 डिग्री के साथ tan 30 लगा दें तो हमको इसकी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी रेशियो में। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कौन सा है इसके अंदर, ये है, और बेस ये है, तो इट इज़ AC अपॉन AT। अब यहाँ पे डाल देंगे हम 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan 30 इज इक्वल टू AC अपॉन AT। AC अपॉन AT इज़ 1/√3। तो ये रेशो आ गया सेंट्रीपिटल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसने कितना पूछा था, सेंट्रीपिटल टू टेंजेंशियल ही पूछा था, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, सरल है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट भी है। सरल है परंतु इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं ये। नोट कर लें, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। ठीक है, तो ये आज जो अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ जरूर है, लेकिन एक बार अच्छे से आ जाएंगे तो उसके बाद फिर तुमको इतना टफ नहीं लगेगा एक बार करने के बाद। और अब अपना सर्कुलर मोशन ख़त्म हो गया, अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।